लोकेश एमजी आईएएस सीईओ हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अपना समय निकाल कर आने के लिए। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। और इस बीच सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं आप, क्योंकि आज जो हमने थीम रखा है बिजनेस समिट 2024 और यूपी के मन की बात कार्यक्रम लगातार हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में करते आए हैं, अलग अलग लोगों के साथ में संवाद बढ़ाना। चैलेंजेस अगर मैं बात करूं बतौर जो डेजिग्नेशन आप संभालते हैं, कैसे देखते हैं इस समिट को और बिजनेस डिपार्टमेंट को और बिजनेस को आगे बढ़ते हुए, और वो भी तब जब यूपी में हम मौजूद हैं और 1 ट्रिलियन का लक्ष्य है, 2047 का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है। यस, हमारा हॉनरेबल सीएम सर का विजन है कि नोएडा गेटवे बन जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, यूपी इन्वेस्टमेंट का। नोएडा एक ग्रोथ सेंटर बने, इस ग्रोथ सेंटर से आसपास का पूरा एरिया का ग्रोथ हो जाए। तो इसको हम लोग एक प्रायोरिटी बनाकर मैक्सिमाइज करना चाह रहे कि इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट एक 1 ईयर में ऑलमोस्ट 430 एमओएस हम लोगों ने साइन किया। 430 एमओएस ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट था, जनरेटिंग ऑलमोस्ट 5 लाख एम्प्लॉयमेंट। अभी तक 3 जीबीसी हुआ है। 3 जीबीसी में हम लोग 230 एमओएस 320 एमओएस फाइनलाइज किया। तो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ आया है एंड वो जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अराउंड 4 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। सो मोटिव इज टू improve Noida in terms of investment, attract more investment जितना ज्यादा आएगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा हम लोग माइग्रेशन को रोकेंगे और यूपी में सारा हमारा यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कोशिश करेंगे। मिस्टर लोकेश, आप सीईओ हैं नोएडा अथॉरिटी के। उस बीच नोएडा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे इसलिए सवाल, नोएडा अथॉरिटी को कितना इन्वेस्टमेंट मिला है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम लगातार जारी नोएडा अथॉरिटी का? या इन्वेस्टमेंट हमें इंडस्ट्रियल एरिया में भी इन्वेस्टमेंट मिल रहे, कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट मिल रहे, डाटा सेंटर में भी इन्वेस्टमेंट मिल रहे हमें। तो हर तरीके से सेक्टर पे हमें इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं। बेसिकली नोएडा एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हम मेनली फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट ईयर मैं कहना चाहता हूँ ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ अलोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट था। इंडस्ट्रियल मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रीज आते हैं, हमारा फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्रीज आता है, अपैरल का इंडस्ट्रीज आता है एंड इंडस्ट्रीज इवन एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्रीज आता है। इन्वेस्टमेंट की जब बात करो तो इवन आईटी सेक्टर भी हमारा इन्वेस्टमेंट भी आता है, कमर्शियल भी इन्वेस्टमेंट में आता है। आईटी आईटीएस में अडानी के ग्रुप का अडानी ग्रुप का भी इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का भी इन्वेस्टमेंट है, एडवर्क कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल में भी वी आर कॉलिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ बिग मॉल्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ 5-स्टार होटल्स। सो ऑल टोटल मिलाकर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ओके, इसी से रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन क्योंकि मिस्टर ब्रजेश हमारे बीच में लगातार मौजूद हैं और समय की सीमाएं हैं, आपसे मेरा आखिरी सवाल सर रहेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि 2047 का क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इस बीच अगले कार्यकाल में मोदी सरकार की, क्योंकि मोदी सरकार तो बहुत आश्वस्त है, 400 पार का नारा भी दे रही है और तमाम जो कार्य किए हैं उसको गिनवा भी रही है, अलग अलग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप अगले कार्यकाल को, कितने चैलेंजेस, और यूपी को 1 ट्रिलियन होता हुआ क्या आप वाकई में देखते हैं और कब तक? साक्षी जी, जहां तक आपने बात की 400 पार की, मैंने अभी अपने आपके पहले प्रश्न के, इससे जस्ट पहले प्रश्न के उत्तर में एक जवाब दिया था कि मेरे नेता सपने भी बड़ा देखते हैं और संकल्प भी बड़े लेते हैं। आप भी नेता हैं, आपका क्या कहना है? और मेरे नेता के उसी बड़े सपने और बड़े संकल्प का ही परिणाम है, प्रमाण है, अब तो परिणाम नहीं, अब तो प्रमाण है कि हमने 500 वर्षों के पुराने अपने संकल्प को दोहराया 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बना करके। दूसरा बड़ा संकल्प जो आपने चर्चा की कि चुनाव आ रहा है, 400 पार को लेकर आपका क्या योजना है? जिस दल के पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हो, जिस दल के पास विश्व के सबसे ज्यादा बड़े कार्यकर्ताओं की फौज हो, जिस दल के पास एक ईमानदार नेतृत्व हो, जिस दल के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 और 35A हटी हो, जिस दल के नेतृत्व में काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ हो, जिस दल के नेतृत्व में विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हुआ हो, जिस दल के नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ के अंदर ऐतिहासिक लोगों ने आकर के बिना एक दुर्घटना घटे वहां पर गंगा स्नान करके स्वच्छता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया हो, उस दल के प्रत्येक कार्यकर्ता एक बड़ा संकल्प लेते हैं और अपने नेता के लिए हुए संकल्प को भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता 400 पार पहुंचाकर ही उस संकल्प को पूरा करेंगे। दूसरी बात आपने कही $1 ट्रिलियन की।
लोकेश जिस अथॉरिटी के सीईओ हैं, मैं उसी जनपद का प्रभारी मंत्री हूं। संजोग से जब मेरे प्रभारी मंत्री की घोषणा गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री के रूप में हुई थी, तब उसे मात्र 1 माह पूर्व हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित किया था, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू पूरे, मैंने कहा ना, आपने एनसीआर की चर्चा की थी, हम बड़ा सोचते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं, इसलिए हमने 75 जनपदों की चिंता की थी। 35 लाख करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट में से आई थिंक सो 16.2% इन्वेस्टमेंट अकेले गौतम बुद्ध नगर के अंदर आया था। और अभी आपने चूंकि आप नोएडा के सीईओ हैं, लेकिन जब आपने चूंकि इंडस्ट्री की बात की है, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की है, तो मैं बता दूं, जितनी इन्होंने प्रोजेक्ट्स की चर्चा की, उसके अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म सिटी भी हम अपने गौतम बुद्ध नगर में ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाने। आपने कहा कि क्या नया हुआ, चूंकि वो इनकी अथॉरिटी से दूसरे क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इन्होंने उसकी चर्चा नहीं की, लेकिन मैं वहां का प्रभारी मंत्री हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल में मैं काम करता हूं। सरकार के लिए जो एक उपलब्धि थी, इस देश के अंदर पहली मोटर जीपी रेस का आयोजन यदि हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि हम बड़े संकल्प लेते हैं, बड़े सपने देखते हैं, और उन बड़े सपने और बड़े संकल्पों को पूरा करने का नेतृत्व मेरे ही नेता के पास है और किसी विपक्षी दल के पास नहीं। क्या बात है, क्योंकि राम राज्य का आपने जिक्र किया, राम मंदिर का आपने जिक्र किया, भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान राम तीनों यूपी में, उस बीच राम मंदिर तो बन गया, तो क्या अब मथुरा और काशी की बारी है? क्योंकि अब ये नारे बुलंद हो रहे हैं। यदि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बन सकता है, यदि एक लंबे अंतराल के बाद भगवान काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं। और जब एक संत की तपश्चर्या और एक संत की तपस्या और उस दल के कार्यकर्ताओं की साधना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ संबद्ध होती है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा संकल्प हो, वो एक दिन अवश्य पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके जवाब बड़े दिलचस्प हैं, सवाल बहुत सारे निकल रहे हैं, मेरे जहन में आ रहे हैं, तो मैं एक और सवाल इसी कड़ी में आपसे पूछूंगी। यूपी का बजट अभी पास हुआ, सबसे बड़ा बजट यूपी ने पेश किया अपना। इस बीच योगी आदित्यनाथ लगातार स्पिरिचुअल टूरिज्म उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दिया, अगर आप देखें कल का डेटा मेरे पास 23 फरवरी आज का, 60 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए 1 महीने के अंतर। आज 23 तारीख, पिछली 23 तारीख को कपाट खोले गए थे आम जनता के लिए। ऐसे में बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आगे कितनी ग्रोथ होती हुई दिखती है, क्योंकि रोजगार बहुत उत्पन्न हुआ है ऐसी जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसको बढ़ावा देते हुए। साक्षी जी, मैं फिर वही कहूंगा कि आपने केवल 1 माह के भगवान राम के मंदिर के जो तीर्थयात्री आए जिन्होंने दर्शन किए उसका आंकड़ा दिया। आप सोच करके हैरान होंगी कि पिछले 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आए पर्यटकों की संख्या 12 करोड़ है। क्या बात है। और बात स्पिरिचुअल टूरिज्म की नहीं है। स्पिरिचुअल टूरिज्म मेरे मुख्यमंत्री जी इसलिए कहते हैं कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के अंदर योगेश्वर नंदन कृष्ण का जन्म हुआ है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो रानी लक्ष्मीबाई का प्रदेश है। और स्पिरिचुअल टूरिज्म, हम आस्थावान लोग हैं, हम आस्था में विश्वास करते हैं। हमारी पूजा अर्चना पद्धति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमारे अपने अपने इष्ट गुरु और हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था हमारे भगवान में है। जहां जहां हमारे भगवान के चरण पड़े हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पड़े हों, चाहे योगेश्वर नंदन कृष्ण के पड़े हों, या हमारे और किसी धर्माचार्य के पड़े होंगे, वो सब स्थान हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए दर्शनीय हैं, और हम उनको अच्छा करेंगे, उनको सुंदर बनाएंगे, ताकि मेरे प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म और बढ़े। स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ने से प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ने से प्रदेश के अंदर व्यापारियों की आय बढ़ेगी, और मेरे प्रदेश के अंदर बढ़ी हुई व्यापारियों की आय उत्तर प्रदेश के अंदर जब लगेगी तो मेरा प्रदेश पहले उत्तम प्रदेश, फिर सर्वोत्तम प्रदेश और देश का सबसे विकसित प्रदेश बनेगा। क्या बात है। और इसी के साथ जोरदार तालियां। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी अपना समय देने के लिए, आज भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिए सर, मिस्टर लोकेश। इस बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी सहयोगी पलक से कि वो आगे तमाम उन हमारे सहयोगियों को बुलाए जिनको सम्मानित करवाना है, और कार्यक्रम को आगे लगातार हम बढ़ाएंगे।
साक्षी, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि कितना कीमती समय सर आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। साथ ही स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं चाहूंगी एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना कीमती समय निकाला। साथ ही सुमित जी को इस स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही दाऊद अहमद सिद्दीकी जी को मैं बुलाना चाहूंगी इस स्टेज पर। हमारे सहयोगी हैं और हम सबके सहयोग से मिलकर इस कार्यक्रम को हम पूरा कर रहे हैं।